नमस्ते बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में विषय विज्ञान के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय उसका प्रमुख शीर्षक है आधुनिक यूरोप का उदय। आधुनिक यूरोप का उदय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि आज आप लोग का पहला क्लास है सामाजिक विज्ञान का, इसलिए सामाजिक विज्ञान में 3 कॉपियाँ लगेगी। आप जैसे 7वीं क्लास में बनाए थे ना कॉपी, उसी प्रकार से, जैसे इतिहास का कॉपी और नागरिक शास्त्र का कॉपी, भूगोल का कॉपी। तो इतिहास की कॉपी जो रहेगी वो 200 पेज में A4 साइज की कॉपी रहेगी, तथा नागरिक शास्त्र में A4 साइज की 200 पेज की कॉपी रहेगी, और भूगोल में प्रैक्टिकल कॉपी जो 300 पेज की रहेगी। ठीक है ना। अब देखते हैं, हम पहला अध्याय शुरू करते हैं इतिहास का। इसमें आधुनिक यूरोप का उदय। इतिहासकारों ने तो सबसे पहले तो ये था कि यहाँ पर इतिहासकारों ने इसको प्राचीन काल से देखा जाना है। इसमें इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, है ना। प्राचीन काल और मध्यकाल, जिसको हम शुरुआत से मतलब कक्षा 6वीं में 7वीं में उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल का मतलब है कि जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल में जितनी भी घटनाएं घटी हुई थी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी थी, उसका जो विवरण था, है ना, वो तो हमको पता चलता है, किंतु उसका जो सामाजिक रूप था, सांस्कृतिक रूप था या फिर आर्थिक रूप था, उसमें पूरी तरह से परिवर्तन, उसमें पूरा नया रूप, और उसमें नए रूप के साथ साथ उसमें पूरा विकास, तो उसमें उसी को हम आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं, इसी में देखेंगे आधुनिक काल में यूरोप का उदय, और उसमें का पहला टॉपिक रहेगा पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में इसमें देखेंगे पृष्ठभूमि के आधार पर इसका जो पृष्ठभूमि था वो किस प्रकार से था, उसका जो वहाँ का पूरा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम संक्षिप्त। उस हिसाब से पृष्ठभूमि बताया गया है कि जब यूरोप में जब आधुनिक काल 14वीं शताब्दी के शुरुआत में ही, उस समय मध्यकाल के अंत में, उस समय यूरोप में चर्च का सबसे ज़्यादा महत्व था। चर्च में का सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और उसके कारण से वहाँ पर जो पोप होते थे, पोप जो कि चर्च में जो धर्मगुरु होते थे, पोप, उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व समाज में रहता था, और समाज के लोग उनको धार्मिक गुरु के साथ साथ उनको देव का दूध भी मानते थे। इसलिए उनका वो जो कहते थे, वो उसके बारे में वो उनको धार्मिक रूप से उनको समाज के लोगों को मानना पड़ता था, और इसी का सबसे ज़्यादा फायदा उठाए थे धर्मगुरु ने। पोप का वर्चस्व होने के कारण से वे लोगों का शोषण, उन्होंने क्या किया, उसमें उस समय जब बाइबल लिखा गया था तो ये लैटिन भाषा में लिखा गया था, जो सारे लोगों को समझ में नहीं आता था। समाज में जितने लोग होते थे उनको समझ में नहीं आता था, और उसके कारण से जो सही बात होती थी उसको वो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों के आधार पर उनको बताया जाता था, और लोगों का शोषण किया जाता था। इसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, क्योंकि उस समय सामंतों का भी शासन था और पोप का भी वर्चस्व था यूरोप में, और इसी के चलते देखा जाएगा तो यहाँ पर उन लोगों का जो मतलब मनुष्य त्रस्त हो गया था। वहाँ का सामाजिक जीवन बहुत ही कहा जाएगा कि एक तरफ से उनका सामाजिक जीवन बहुत ही कष्टमय था, है ना। तो उनमें सुधार करने के लिए जब 14वीं शताब्दी में जब कुछ समाज विचारक आए थे, कुछ समाज सुधारक आए थे, तो इनका जो सामाजिक स्तर था उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया कि आप लोग खाली गुरुओं के बोलने पर
समझो, तो अपने जीवन को उस तरह से बनाकर चलो। तो यहाँ पर उन्होंने ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया कि उस समय छपाई कला का आविष्कार हुआ, जिसमें मशीनें बनाई गई और मशीन के आधार पर उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी पुस्तकें छापी थी और छापने से उनको अत्यधिक मात्रा में पुस्तकें छपी और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो गया था, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। वैचारिक क्रांति में देखा जाएगा तो यहाँ पर वैचारिक क्रांति में भी ये लोगों समाज में जो चित्रकला था, साहित्य था और शिल्प कला था, यहाँ के जो विचारक थे, इन लोगों में परिवर्तन आया है। ये लोग क्या किए, जो देवी देवताओं के बारे में ना जानकर, मतलब उनके बारे में ना लिखकर, उनके बारे में ना उनको ना महत्व ना देते हुए, बल्कि यहाँ पर मनुष्य की भावनाओं को और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया था। इसी समय देखोगे गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे खगोल वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड में जो पहले जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसका खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करती है। मतलब सूर्य का पूरा चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है। ये तो था इसमें। फिर उसके बाद देखेंगे धर्म सुधार प्रबोधन। धर्म सुधार प्रबोधन में यहाँ पर धर्म सुधार प्रबोधन में तो इसमें यूरोप में उस समय चर्च को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था और उसमें पोप का ज़्यादा वर्चस्व था। पोप के वर्चस्व होने के कारण से लोग त्रस्त थे और इसी का फायदा उठाता था, क्योंकि यहाँ पर राजा की बातों को भी उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। और उसी के साथ साथ देखा जाएगा तो यहाँ पर जो धार्मिक विचारधारा के थे वे इसमें कुछ सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और उन्हें ये कहा कि अधिक से अधिक बाइबल पढ़े और बाइबल पढ़कर उन्हें खुले मन के विचारों से उसको देखें, खुले और उसे ना ही विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों पर जाकर वे अपना समय बर्बाद करें या अपना जीवन नष्ट करें। और उसी के साथ साथ समाज में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन में राजतंत्रों का उदय। उस समय तो पोप और सामंत का वर्चस्व था। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें सामंतों का जो पद था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद इसमें राजाओं का पद निश्चित हुआ। यहाँ पर राजतंत्र आया। राजतंत्र क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गणतंत्र और दूसरा होता है राजतंत्र। तो इस समय अब है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में सामंतों 16वीं शताब्दी में सामंतों का सबसे ज्यादा वर्चस्व था, लेकिन इसमें राष्ट्रवाद के बाद इसमें सामंतों का शासन धीरे धीरे समाप्त होने लग गया और फिर राजतंत्र का उदय हुआ। आपको मालूम होगा कि ये दो प्रकार के शासन होते हैं, एक होता है राजतंत्र और दूसरा होता है गणतंत्र, है ना। तो इस समय राजतंत्र का शासन प्रारंभ हो गया, जिसमें लोगों के सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और आर्थिक जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था और इससे राष्ट्रवाद को भी, मतलब देश को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, है ना। अब उसके बाद देखेंगे उपनिवेशवाद। इसी समय देखेंगे यूरोप में व्यापार का, औद्योगिक क्रांति के आधार पर यूरोप में व्यापार का बहुत ज़्यादा सारे विश्व में यूरोप का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था, क्योंकि यूरोप ही एक ऐसा देश था जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब वस्तु विनिमय, व्यापार का सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। व्यापार में सबसे ज़्यादा महत्व यूरोप को दिया जाता था। एक चीज़ तो ये भी है, और इसी के आधार पर उन्होंने व्यापार के आधार पर यहाँ पर समुद्र जो नए मार्ग की खोज की, यूरोप से लेकर भारत में जो समुद्र मार्ग की खोज की थी, जो कि यूरोप का जो एक नाविक था, जो उसका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने
यूरोप से लेकर भारत तक का नए समुद्री मार्ग की खोज की। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ ये मिला कि हमारा जो संबंध, भारत का जो संबंध था यूरोप से व्यापार के लिए बहुत अधिक मजबूत हो गया। और इसी के आधार पर यूरोप भारत से भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और उस समय तो वस्तु विनिमय तो था ही। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि हम जब कोई वस्तु लेते हैं उसके बदले में हम कोई दूसरी वस्तु देते हैं। किंतु 16वीं शताब्दी में कांसे के सिक्के का और तांबे के सिक्के का प्रचलन था, जिसके कारण से और सोने चांदी या फिर वस्तुओं को क्या करते थे, वस्तुओं का जब आयात करते थे उसी समय सोने चांदी के आधार पर उसको क्या करते, वस्तु को खरीदते थे। ठीक है, आप देखते हैं। और इसी से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद है ये उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जब कोई व्यापार करता है तो अपने देश के कुछ व्यक्तियों को वो दूसरे देश में रहने के लिए रखता है, ताकि वो वहाँ से वस्तुओं का भंडारण कर सके और वस्तुओं को निर्यात करवाने में सहायता कर सके, आयात कराने में सहायता कर सके, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक सारी चीज़ों की जानकारी उनको सुविधापूर्वक मिलते रहे। ठीक है, आप देखते हैं उसी के आधार पर उपनिवेशवाद हर एक देश में प्रारंभ हुआ 16वीं शताब्दी में। सभी देशों में व्यापार का होड़ मच गया और उसके कारण से सारे देशों में व्यापार के लिए आर्थिक क्रियाएं होने लगी थी। और इसी में उपनिवेशवाद को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था कि हाँ, अपने देश के कुछ व्यक्तियों को दूसरे देश में रहकर। इसी के आधार पर देखोगे भारत में सन 16वीं शताब्दी में, सन 1600 में उस समय कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसी के आधार पर ये व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। उसके बाद देखेंगे व्यापारिक कंपनी की स्थापना। इसी में देखोगे जब उपनिवेशवाद का स्थापना हुआ तो उससे व्यापार में वृद्धि हुई। तो हर एक देश में वस्तुओं का आदान प्रदान या व्यापार का जो साधन था वो बढ़ने लगा। और उसी के आधार पर यहाँ पर कई सारे देशों में दूसरे देशों की कंपनी को स्थापित किया गया था। और उसी से देखेंगे भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर उसी से देखोगे ये भारत आधुनिक यूरोप का यहाँ पर उदय हुआ था, क्योंकि यूरोप एक ऐसा देश था जो कि ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये उस समय में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जो देश थे उससे सबसे ज़्यादा संपन्न देश था और वो अपना वर्चस्व हर एक देश में वो जमा कर रखता था, क्योंकि और उसी से देखिए वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न बना। थैंक यू बच्चों।